भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार पंच गौरव योजना के तहत आंवला को एक जिला एक उपज के रूप में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई। सम्मेलन में 700 से अधिक किसान, एफपीओ प्रतिनिधि, व्यापारी और कृषि उद्यमी शामिल हुए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और कृषि आयुक्त शुभम चौधरी ने किसानों से मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदर्शनी में आंवला आधारित विभिन्न उत्पादों और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जिससे किसानों को नए अवसरों और आय बढ़ाने के तरीकों की जानकारी मिली। तो जयपुर में आंवला क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक उपज को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। देखिए, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन पर इसके माध्यम से जोर भी दिया गया। हालांकि देखिए, इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई महत्वपूर्ण कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और इसी दिशा में एक और बड़ा कदम इसे भी माना जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात जयपुर की ही करेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, लगातार कई बार अनियमितताएं सामने आती हैं और अब कार्रवाई होनी भी जरूरी हो जाती है। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। मेडिकल कॉलेज सीकर से डॉक्टर कमल, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर मुकेश को निलंबित कर दिया गया है। सीएचसी किरवा से डॉक्टर राकेश कुमार को निलंबित किया गया है। एसके अस्पताल से डॉक्टर गजराज, डॉक्टर एसएस राठौर, डॉक्टर सुनील निलंबित किए गए हैं। एक अस्पताल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। भरतपुर नर्सिंग होम और बीकानेर के बोथरा डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो देखिए, 19 एफआईआर, 64 कार्मिक निलंबित हुए हैं और 39 करोड़ की रिकवरी जो है वो हो चुकी है अब तक। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, कई बार अनियमितताएं, लापरवाहियां की जा रही हैं, सामने आती हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई जो है अब हुई है और लगातार जरूरी भी हो जाता है इस तरीके की कार्रवाई होना, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही आगे ना बढ़ती जाए और लापरवाहियां जो हैं कहीं ना कहीं जान पर भारी पड़ जाती है मरीजों की। इसको लेकर जरूरी कदम उठाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है अनियमितताओं के खिलाफ, क्या कुछ पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार जो चिकित्सा मंत्री उनके निर्देश पे मॉनिटरिंग हो रही थी, क्योंकि एक बड़ी आप ये कार्रवाई कह सकते हैं कि 7 जो चिकित्सक है उनको निलंबित कर दिया गया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज सीकर में कार्यरत अस्थि रोग विभाग के सह आचार्य डॉक्टर कमल कुमार अग्रवाल, डॉक्टर सुनील कुमार ढाका, जनरल मेडिसिन विभाग के सह आचार्य डॉक्टर मुकेश वर्मा, सीएचसी तिरवा के डॉक्टर राकेश कुमार, एसके अस्पताल के डॉक्टर गजराज सिंह, डॉक्टर एसएस राठौर तथा सुनील शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं भरतपुर के नर्सिंग होम और बीकानेर के बोथरा डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले भी 19 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 64 कर्मी निलंबित किए थे, जिसमें करीब 40 करोड़ की रिकवरी की थी। जी बिल्कुल, देखिए राकेश, जिस तरीके से चिकित्सा मंत्री को खुद निर्देश देने पड़े कार्रवाई के लिए, किस तरीके की लापरवाहियां बरती जा रही होंगी, किस तरीके से यहाँ पर अनियमितताएं की जा रही होंगी, ये जरूर अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन क्या अभी और भी अस्पतालों पर और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? क्या इस तरीके की जो बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या आगे भी देखने को मिल सकती है? देखिए, चिकित्सा विभाग की जो एक टीम है गठित की गई थी, वो पूरी टीम फर्जीवाड़े पर राजकोष को हानि हो रही थी, उसके लिए ये टीम गठित की गई थी। लगातार मॉनिटरिंग करी थी, जहाँ से पाया गया कि अस्पताल के जो डॉक्टर है वो अनुमोदित न होते भी आरजीएस का बोर्ड लगाकर लाभार्थियों को सुविधा देने का प्रलोभन दे रहे थे। इसको लेकर टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। आने वाले समय में अन्य जो चिकित्सक जो रडार पे चल रहे हैं उनको भी निलंबित करने की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा विस्तार की रफ्तार तेज होने अब जा रही है। डिस्कॉम्स ने इस वर्ष रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। चेयरमैन आरती डोगरा ने बैंकर्स से आवेदकों को आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराने की अपील की है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकें। वहीं प्रदेश में अब तक 1,42,000 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और हर महीने करीब 14,000 नए इंस्टॉलेशन भी हो रहे हैं। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट लागत का 90% तक लोन 6% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि आम लोगों को सस्ती बिजली और ऊर्जा बचत की बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर से खबर। राजस्थान ललित कला अकेडमी की ओर से शुक्रवार को झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित अकेडमी संकुल में 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग प्रवीण गुप्ता मुख्य अतिथि रहे, जबकि अकेडमी की प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त जयपुर पूनम ने अध्यक्षता की है। उद्घाटन के साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित हुआ है, जिसमें प्रदेश भर से चयनित कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कला, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ कलाकार और बड़ी संख्या में कला प्रेमी मौजूद रहे। अकेडमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष ने बताया कि ये प्रदर्शनी 13 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक आमजन के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर उद्घाटन के साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों को पुरस्कृत किया गया। झालाना में ये पूरा जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। 66वीं ये उद्घाटन की जो है पर्व मनाया, समारोह किया गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये यहाँ ये कि कई लोग पुरस्कृत हुए हैं, सम्मान किया गया, पुरस्कार से नवाजा गया। झालाना में 66वीं वार्षिक जो है उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। विभाग प्रवीण गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हुए, अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई। बढ़ेंगे आगे, बात अब अगली खबर की। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हुई फायरिंग। 5 से 6 लोग एक राय होकर एक फाइनेंस ऑफिस में पहुंचे थे, जहां पर बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए थे संदिग्ध युवक, जिसमें से 2 युवक फाइनेंस ऑफिस के अंदर घुसने के बाद अंदर बैठे और एक कर्मचारी पर पिस्टल से 3 राउंड फायर कर दिए, लेकिन कर्मचारी ने टेबल के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई किसी तरह, जिससे कि टेबल के ऊपर साफ तौर पर फायरिंग के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं सूचना के बाद डिप्टी मनोज गुप्ता मायजाब्ता मौके पर पहुंचे और आसपास मौजूद लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को देखा गया। कुछ संदिग्ध लोग जो दिन दहाड़े हुई फायरिंग से क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला रहे थे। पुलिस अब मौके पर पहुंचकर मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। जीरावल चौराहे के पास स्थित एक फाइनेंस कंपनी में फायरिंग की गई है। बढ़ेंगे आगे, जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहरों में सिंचाई पानी की कमी को लेकर 0 आरडी पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आज 10वें दिन भी जारी है। किसान नेता साभान खान ने बताया कि 1.5 महीने से खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है, जिससे कि फसलें सूखने लगी हैं और उन्हें 1700 से 1800 क्यूसेक पानी मिलने की बजाय केवल 300 से 400 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है। धरने पर बैठे किसान कह रहे हैं कि अगर समय पर उन्हें पानी नहीं मिला तो उनकी साल भर की मेहनत और कमाई खतरे में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 16 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो 17 फरवरी से वे चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। तो देखिए, किसान परेशान हैं और जिसके चलते उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। किसानों ने अपनी मांग रखी है, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो पानी जो है उन्हें पर्याप्त सिंचाई के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो साल भर की मेहनत है उस पर कहीं ना कहीं खतरा है। और ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी अब मांग पूरी नहीं होती है तो उनकी तरफ से भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आंदोलन को उग्र किया जाएगा। चक्का जाम भी वो लोग कर सकते हैं अगर उन्हें समय पर पानी नहीं मिला, क्योंकि सवाल उनकी फसलों का है, सवाल उनकी रोजी रोटी का है। किसानों द्वारा सिंचाई पानी की मांग को लेकर 10वां दिन भी धरना चालू है। किसान
पिछले 1.5 महीने से हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंचा जैसलमेर जोन का। हम राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन इनके आगे 1.5 महीने से हम रो रहे हैं और कोई नहीं हमारा सुनने वाला है। हम जिला कलेक्टर महोदय को 4 बार हम ज्ञापन दे के आए। वहाँ हमारी वार्ताएं भी हुई पर वार्ताएं सारी विफल रही। कोई समझौते के अनुसार न सिंचाई पानी आया न कोई बात हुई। आज हम 10वां दिन हो गया पर जिला प्रशासन भी इतना हमारी अनसुनी कर रहा है कि हमारी बीच हमारे आके हमें कोई न हमें सांत्वना देता है न हमें कोई संतुष्ट जवाब देकर जाए। तो भी हम बागोड़ा उपखंड के रंगाला गांव में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के पहले दिन सेंटर परिवर्तन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सरस्वती विद्या मंदिर रंगाला के विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र अचानक 15 से 20 किलोमीटर दूर जैसावास स्थानांतरित किए जाने की सूचना सुबह परीक्षा से ठीक पहले ही मिली, जिससे अभिभावकों और छात्रों में अफरा तफरी मच गई और निजी वाहनों से बच्चों को दूसरे केंद्र तक पहुंचाना पड़ा। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि बैठने की कमी का हवाला देकर रंगाला के करीब 20 विद्यार्थियों को दूर भेजा गया है, जबकि पास के खोखा गांव के विद्यार्थियों का केंद्र रंगाला रखा गया। ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर के दायरे में केंद्र तय करने के दिशा निर्देशों पर सवाल उठाए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि रंगाला केंद्र को संवेदनशील मानते हुए और नकल की शिकायतों के आधार पर बदलाव किया गया है और जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेज दी गई है। अधिकारियों ने सारे नियमों को दरकिनार करके नियमों को ताक में रखे और 15 किलोमीटर दूर हमारे स्कूल का बच्चों का सेंटर दिया है। तो इस पे किसकी जवाबदेही बनती है? उच्च अधिकारी, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी या जो भी प्रशासन जो बातें की हमने डीओ साहब से, सीबीओ साहब से, पीओ साहब से, तो उन्होंने बातों को दरकिनार कर दिया, टालने की कोशिश की, जवाब नहीं दिया। तो इसके लिए कौन जवाबदायी है कि बच्चे 20 किलोमीटर दूर तक प्रताड़ित होकर सुबह सर्दी के अंदर छोटे ननियाल अपने 15 किलोमीटर दूर सेंटर पे जाएंगे और हमारे यहाँ नजदीकी 1 किलोमीटर सेंटर है। उस पे इन्होंने जो कारण दिया कमरे का कि हमारे जर्जर भवन में कमरा है, वहां से लड़की को मैंने सुबह में पहुंचाने में दिक्कत होती है, रंगाला पहुंचाई। रंगाला आने के बाद में किसी ने सर ने बोला हमारे को कि आपके अपने बच्चों का रंगाला सेंटर नहीं है, आप अपने बच्चों को जाना पड़ेगा जैसावास। जैसावास जाने में रंगाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरस्वती स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है, वहां पर इसका सेंटर नहीं रहा, जैसावास सेंटर इसको डाल दिया। फिर बाद में हमने उसको प्रिंसिपल सर को, किसी को जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको स्टाफ को पूछा, उस स्टाफ ने कहा कि यहाँ पर जो कोई भवन है वो जर्जर भवन है, इसलिए अव्यवस्था। और अब खबर जैसलमेर के भड़ियाड़ा से है, जहां पर भड़ियाड़ा पंचायत समिति सभागार में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लेकर महत्वपूर्ण मैराथन समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक विकास अधिकारी हनुमान राम और अतिरिक्त विकास अधिकारी मगर राम सुथार की मौजूदगी में हुई, जिसमें सभी ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत समिति कार्मिक शामिल रहे। बैठक में स्वच्छता कार्यों की प्रगति, शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए इस अभियान को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बूंदी के बरंधुन में संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने पीएम श्री विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कक्षा 3 की एक छात्रा को सफाई करते देख संभागीय आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताई और स्कूल प्रशासन को साफ तौर पर चेतावनी दी कि भविष्य में बच्चों से किसी भी तरह का काम नहीं करवाया जाएगा। तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिकॉर्ड संधारण और ऑनलाइन एंट्री में भी गंभीर लापरवाही सामने आई। आंगनबाड़ी और बाल वाटिका के बच्चों की बेहतर प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अलवर की। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के धमरेड निवासी एक व्यक्ति की साउथ अफ्रीका के लुसाका में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धमरेड स्थित नाथ मोहल्ला निवासी गंगाराम योगी पुत्र रमेश चंद योगी साउथ अफ्रीका की राजधानी चांदिया लुसाका सिटी की एक मार्बल की माइंस में होल मेजर का कार्य करता था, जिसे 3 दिन पूर्व ही बुखार होने पर तबियत ज्यादा बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने के कारण मौत हो गई, जिसकी 11 फरवरी 2025 को उपचार के दौरान मौत हुई है। मृतक गंगाराम अपने पीछे अपनी पत्नी सरोज देवी, पुत्र दीपक, पुत्री मोनिका और काजल को छोड़ गया। 11 फरवरी 2026 को मृतक के बड़े भाई के पास फोन आया कि गंगाराम को बुखार आया था और उन्हें चिकित्सकों ने इंजेक्शन लगाया था, जिनसे उनके मुंह में झाग आया और मृत्यु हो गई। तो वहीं उन्होंने सरकार से शीघ्र शव को भारत में लाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही शव को भारत लाने का आश्वासन दिया। वहीं इस संबंध में परिवार वालों ने गंगाराम योगी के शव को भारत लाने के लिए शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा है।
बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर शुक्रवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवकों को अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को तत्काल ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है युवक अपने गांव छापरिया से आड़ी भीद गांव में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच अब शुरू कर दी है। और अब खबर करौली से। पुलिस थाना शिवदासपुरा में विवाह स्थल से नकदी एवं सोने चांदी के आभूषण चोरी होने का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी नितिन करोल पुत्र हनुमान सहाय करोल निवासी चक करोल ने रिपोर्ट दी है कि 7 फरवरी 2026 को उनके भाई नवीन करोल के आशीर्वाद समारोह का आयोजन चंदन वन गार्डन जगतपुरा में किया गया था। समारोह के दौरान अज्ञात चोर द्वारा मेहमानों से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त नकदी एवं सोने चांदी की कीमती वस्तुएं एक बैग से चोरी कर ली गईं। रिपोर्ट में बताया गया कि चोरी की घटना लगभग रात 10:15 की गार्डन के बैंकेट हॉल में हुई है और चोरी हुई राशि का अनुमान करीब 3 से 4 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है और घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो देखिए, शादी समारोह के दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जब विवाह समारोह में जो है रस्में चल रही थी, इस दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी का मामला हालांकि दर्ज करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल कर रही है। बैंक्वेट हॉल में इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया गया। रात 10:15 बजे के लगभग की ये घटना बताई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा से खबर, जहां प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले भर के चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। शिविर में महिलाओं की समग्र गर्भावस्था जांच कर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया। सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर के अनुसार अभियान के दौरान वजन, रक्तचाप और शुगर सहित आवश्यक परीक्षण भी किए गए। इसके साथ ही मां वाउचर योजना के तहत निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए कूपन भी वितरित किए गए, ताकि महिलाएं सूचीबद्ध केंद्रों पर जांच करवा सकें। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने संतुलित आहार, नियमित जांच और जरूरी सावधानियों को लेकर परामर्श भी दिया। अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। 9 तारीख को और 18 और 27 हर माह की 9, 18, 27 को पीएमएसएमई डे मनाया जाता है हर चिकित्सा संस्थान पर जो सरकारी हैं। और इसमें हम एएनसी चेकअप करते हैं, प्रॉपर सारे चेकअप होते हैं, सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और माँ वाउचर दिए जाते हैं पेशेंट्स को, जो कि निःशुल्क सोनोग्राफी होती है। कुछ संस्थान हैं जो लिस्टेड है हमारे, वहाँ पे जाके एएनसी पेशेंट्स जो भी हैं वो अपना सोनोग्राफी करा सकते हैं। झुंझुनू से खबर, जहां मुकुंदगढ़ में महिला से मारपीट मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। वायरल वीडियो के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वार्ड 12 में पड़ोसियों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। युवकों ने लाठियों से महिला और परिजनों को पीटा था, मारपीट की थी और ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपियों की पहचान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 5 युवकों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ था। तो ये वीडियो, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वायरल वीडियो के आधार पर 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और इन 5 आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवकों ने लाठियों से महिला और परिजनों को जमकर पीटा था। मुकुंदगढ़ में महिला से ये मारपीट का पूरा मामला, सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हुआ। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर, जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बीचपायला उप तहसील के बाहर अतिक्रमण को लेकर चल रहा धरना और युवक की भूख हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। लंबे समय से जारी इस विरोध को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसमें सहमति बनी। सहमति बनने के बाद समाधान का रास्ता भी निकला। बीडीओ रामदेव जांगिड़ और उप तहसीलदार अंकित
मेमाणी की मौजूदगी में पट्टा आधार पर विभिन्न अहातों की पैमाइश कराई गई। ग्राम पंचायत ने मौके पर निशानदेही भी की, जिससे कि विवादित सीमाओं को स्पष्ट किया जा सके। प्रशासन के आश्वासन के बाद युवक को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई गई। ये पूरा मामला बिंजबायला के वार्ड नंबर 7 से जुड़ा हुआ था। जोधपुर से खबर, जहां शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। नई सड़क स्थित कुम्हारों के बास के पास खानिया क्षेत्र से देर रात करीब 1 बजे इरफान बैलिम की बलेनो कार चोरी हो गई थी। बदमाश कार को मौके से लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें संदिग्ध गतिविधियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी कर तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुष्कर से खबर है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि वेद जमीन जीवन जीने का संविधान है और मानव को सत्य, संयम और आदर्श आचरण की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऋषि मुनियों की दिव्य अनुभूतियां वेद मंत्रों के रूप में प्रकट हुई और श्रुति परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रही हैं। उन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति के कारण गुरुकुल व्यवस्था के कमजोर होने का भी उल्लेख किया और कहा कि आज ऐसे संस्थान भारत की आत्मा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। पुष्कर स्थित ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के रजत जयंती समारोह और महाशिवरात्रि के महोत्सव के शुभारंभ पर उन्होंने तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों की गौरवशाली परंपरा याद दिलाई। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आयोजन को सनातन चेतना का प्रतीक बताया और 12 घंटपाठियों को सम्मानित भी किया गया। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग लेकर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह सहित सभी डीएसपी और थानों के सीआई मौजूद रहे। एसपी ने बढ़ते अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश देते हुए लंबित मामलों में तेजी से प्रगति लाने पर जोर दिया और जांच की गुणवत्ता सुधारने के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालना करवाने और जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए। इसके साथ ही सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी अपराध के प्रति कठोर रुख अपनाने पर बल दिया गया। वहीं बैठक में पुलिसिंग को और ज्यादा प्रभावी बनाने, जन विश्वास मजबूत करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जालौर जिले के भीनमाल में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रूल पर्यवेक्षक और संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण कर निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। निरीक्षण के बाद ईआरओ कार्यालय में बैठक आयोजित कर भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में चल रही तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अब 14 फरवरी के बजाय 21 फरवरी को किया जाएगा और नई तिथि के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही प्राप्त दावों और आपत्तियों की निष्पक्ष एवं गहन जांच सुनिश्चित करने को भी कहा गया। इस दौरान पूजा सक्सेना और मोहित कासनिया सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। रायसिंह नगर से खबर, जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित एवं त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पालिका सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने की है। इस दौरान पालिका कर्मियों को जनगणना से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अधिकारियों ने घर घर सर्वे के दौरान सतर्कता बरतने, आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने और समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बजट को और लेकर और जनगणना को लेकर के नगर पालिका में मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी जो चरणबद्ध रूप से जनगणना होनी है उसके बारे में कार्मिकों को ट्रेनिंग दी गई है और बजट
जोधपुर ग्रामीण दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित श्रमिक संवाद सम्मेलन जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य वक्ता एवं प्रभारी ज्योत्सना चौहान ने केंद्रीय बजट के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट श्रमिकों, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जिसमें कि रोजगार सृजन, एमएसएमई प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा, विस्तार और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। ज्योत्सना चौहान ने बजट को अंत्योदय की भावना पर आधारित बताया। महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और डिजिटल पारदर्शिता को इसकी प्रमुख विशेषताएं बताया है। वहीं सम्मेलन में श्रमिक हितों, सामाजिक सुरक्षा और विकसित भारत के संकल्प पर विस्तार से चर्चा की गई। आज इस बैठक में हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं और जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं जो घोषणा की गई है वो धरातल पर हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये, श्रमिकों के ऊपर कभी भी कोई भी शोषण नहीं किया गया है और जहां तक हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है। तो शोषण जैसा तो हमारे सरकार में हम ये वक्त जो शब्द आपने कहा है उसके लिए तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। शोषण अपने आप से, अगर आपको किसी चीज़ों के लाभ जो सरकारें आपको पहुंचा रही है, आप अगर उस लाभ तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो वह शोषण नहीं होता है। आपको ज़रूर किसी ना किसी की कमी रही होगी कि आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी अनिल कुमार माहेश्वरी के खिलाफ ह्यूमन एंड क्राइम नोटिस जारी किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार है और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा है। जांच में सामने आया कि वह कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़ा रहा और अपने पद का दुरुपयोग कर वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वह जयपुर के झुटवाड़ा क्षेत्र का निवासी है और उत्तराखंड में अश्योर्ड एग्रो फूड इंडस्ट्री में रीजनल सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत रहा है। पुलिस को आशंका है कि उसने सुनियोजित तरीके से कई लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस ने जनता से आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत ही सूचित करने की अपील की है। जयपुर में खोरा बिसल थाना पुलिस ने मंदिरों में हुई बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए मोहनलाल सैनी, मंगल चंद सैनी उर्फ बलदेव और सुवालाल चौधरी उर्फ सुनील को पकड़ा है। आरोपियों ने 8 फरवरी को 4 मंदिरों और मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर घुसकर चांदी के छत्र, मुकुट, सिंहासन, सीता माता की नथ, नकदी और अन्य सामान चोरी किया था। पुलिस ने करीब आधा किलो चांदी के आभूषण और चोरी का सामान बरामद किया है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिन में रेकी करता था, रात में नकाब पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। भरतपुर स्थापना के 293वें दिवस पर आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभिन्न आयोजनों में भाग लिया। उन्होंने महाराजा सूरजमल जयंती के अवसर पर किशोरी महल स्थित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कहा, भरतपुर की गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं में अपने पूर्वजों, गांव, राज्य और राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना विकसित करने पर भी जोर दिया। वहीं कार्यक्रम में भरतपुर रियासत के शौर्य और सेवा परंपरा का उल्लेख किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता सप्ताह के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई और दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर सहित विभिन्न सहायक उपकरण भी वितरित किए। इसके अलावा जिला प्रशासन ने नागरिकों से कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी अपील की है। चलिए रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मेनपाट महोत्सव का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया और क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मेनपाट में
पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने नक्सल खात्मे को लेकर बड़ा बयान दिया है और 31 मार्च तक इंतजार करने की बात भी कही है। वहीं कार्यक्रम में सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी भी शामिल हुए, जिन्होंने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा, विकास को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक समानता की बात कही और शाम को भव्य कार्यक्रम का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने गीत भी गाए और मेन पार्ट के प्राकृतिक सौंदर्य और अनोखी विशेषताओं की जमकर सराहना की। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और विशेषकर सरगुजा वासियों को मेन पार्ट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय मेन पार्ट महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है और बड़ी भव्यता से हुआ है। हमारे प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति और सौभाग्य की हमारे दिल्ली के सांसद जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे श्री मनोज तिवारी की उपस्थिति, हमारे यहाँ के विधायक राम कुमार टोप्पो जी, हमारे लुंड्रा के विधायक प्रबोध बिंज जी और हमारे सभी वरिष्ठ संगठन के लोग, अधिकारियों की उपस्थिति और क्षेत्र की जनता की उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ है। हमरा ऐसा लागल बटे कि हम अगला 5 साल में सारा देश यहाँ आवे ऐसा व्यवस्था करे के बा। पहला बार हम सुने कि पानी नीचे से ऊपर जाता, गाड़ी छोड़ दे न्यूट्रल तो अपने से ऊपर खिंचाए लगता। ये दोनों ऐसी बातें हैं जो मैं भी आज तक नहीं जानता था। और ये मेन पार्ट जो जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, ये वास्तव में शिमला से भी ऊपर बनने की क्षमता रखता है। कुछ बातें आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से करी, हमने भी सुना, मगर आज रास्ते में मैं उनके साथ आया हूँ रायपुर से यहाँ तक। उनका एक बड़ा विजन है और मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की सारी आकांक्षा पूरी करने को तैयार है। हम तो बड़ा खुश हैं। मैं आज सांस्कृतिक कार्यक्रम अंबिकापुर से खबर, जहां 3 दिवसीय मेन पार्ट महोत्सव आज 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दोपहर 3 बजे किया गया। इन 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में देश भर के नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुई। पर्यटन और सरगुजा की लोक संस्कृति को बढ़ावा देना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य रहा। महोत्सव की तैयारियां जो हैं बहुत अच्छे से की गई और सुरक्षा का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। कार्यक्रम में भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के साथ हॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर भी जो हैं यहां पर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से खबर, राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। देसी कट्टा और पिस्टल दिखाकर लोगों को डराने धमकाने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 नग देसी कट्टा, 2 नग पिस्टल और 1 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 111 बीएनएस और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम राजनांदगांव में प्रेस वार्ता लेकर जानकारी दी। पुलिस ने आगे बताया कि हिरासत में आए आरोपी के पिछले कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आगे बताया कि जिस तरह से तमंचे लेकर आरोपी लहरा रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा इंट के बेसिस पे एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस टीम को प्राप्त हुई है, जिसमें 7 आरोपियों को दुर्ग से, धमतरी से और राजनांदगांव से 2 पिस्टल, 2 कट्टा के साथ में 4 आर्म्स के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ 111 बीएनएस और 2527 आर्म्स एक्ट के प्रकरण दर्ज। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने वंदे मातरम को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। जमीयत उलेमाए हिंद की आपत्ति और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत का मान और सम्मान है और इसके माध्यम से देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। इसके साथ ही वीर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वालों को संविधान का पालन करना होगा और वंदे मातरम गाना ही होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि
फिरका परस्ती की राजनीति करने वाले लोगों को ही वंदे मातरम से आपत्ति होती है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिन्हें वंदे मातरम गाने में दिक्कत है वे हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं रखते और चाहें तो पाकिस्तान चले जाएं। जिसको हिंदुस्तान में रहना है उसको वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम ये हम सबका सम्मान है, ये हमारा मान है। और वंदे मातरम के गायन के माध्यम से जहां हम एक और इस देश की एकता अखंडता को कायम रखने का संकल्प लेते हैं, तो दूसरी तरफ हम हजारों हजारों लाखों उन क्रांतिकारियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। वो लोग जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही है। उनको हिंदुस्तान में रहने की कोई अधिकार नहीं है। खाएंगे यहाँ का और गाएंगे कहीं और का, ये नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी डॉक्टर मुकेश नायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि सोलर पंप पर 90% सब्सिडी का वादा झूठा है। उन्होंने कहा कि किसान सब्सिडी के भरोसे कर्ज ले रहे हैं लेकिन उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा, जिससे पूरे प्रदेश में लाखों किसान कर्ज में फंस गए हैं। डॉक्टर नायक ने इसे सरकार का किसान विरोधी और भ्रष्टाचार भरा रवैया बताया और कहा कि केवल झूठे वादे किए जा रहे हैं। एक सैंपल लाया हूं, वैसे तो मैं पीडीएफ कर रहा हूं पूरी योजना के को विस्तार से लेकर, लेकिन ये एक अनिल नाम के व्यक्ति की नीमच की सैंपल ये है। इसमें 8.30% ब्याज की दर से ये लोन 2.5 लाख से ज़्यादा लोन स्वीकृत हुआ है। और किसानों को जो सब्सिडी मिलना चाहिए वो 90% राज्य सरकार ने कही थी, लेकिन किसान के ऊपर लोन हो गया। 1,41,000 रुपये किसान ने जमा कर दिए और सब्सिडी का आता पता नहीं है कि सब्सिडी कब मिलेगी। किसान कर्जदार हो गया और इस